हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी काफ़ी प्रेशर होगा आप पे, नीट की तैयारी चल रही होगी 2025 के लिए। डोंट वरी बच्चों, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। जो भी डाउट्स क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बॉटनी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे और चैप्टर्स आई विल कवर वन बाय वन। एंड मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एंड अगले साल हम कुछ ऐसा प्रिडिक्ट भी करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीट 2025 ये पहला टॉपिक है द लिविंग। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं? जो भी हमारे सराउंडिंग में है, माउंटेन्स है, वाटर या फ्रेश वाटर है या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो क्या सारी चीज़ें लिविंग है? क्या सारी चीज़ें हम लिविंग में काउंट कर सकते हैं? हम प्लांट्स और एनिमल्स को तो डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं, पर क्या माउंटेन्स को हम काउंट कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। पर माउंटेन्स तो ग्रो करते हैं। लाइक हम सुनते हैं कितनी बार, लाइक जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि माउंटेन्स की हाइट बढ़ जाती है और दे ग्रो। तो क्या ग्रोथ ही सिर्फ एक रीज़न है लिविंग बीइंग डिफाइन करने का, है ना? सोचो इस बारे में एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड। 1 मिनट, यू कैन टेक 1 मिनट, थिंक अबाउट इट। कैसे ये वर्ल्ड वर्क करता है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन विजिट जू टू सी डिफरेंट कैटेगरी स्पीशीज़ और एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन प्लांट्स को आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। देयर आर 2 पार्ट्स, सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अभी पहले समझते हैं व्हाट इज लिविंग। तो देखो, कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इंट्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्या माउंटेन्स के बारे में। तो ठीक है, सिर्फ ग्रोथ एक फैक्टर नहीं हो सकता है कि वो ही डिफाइन करेगा कि आप लिविंग हो कि नहीं। तो ग्रोथ में इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अंदर से भी ग्रोथ हो, इंटरनली भी ग्रो। जैसे हमारे ऑर्गन्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो इट गेट्स रिकवर, वो रिपेयर हो सकते हैं, राइट? इवन प्लांट्स, दे आर तो ऑलवेज ग्रोइंग, उनकी हाइट तो बढ़ती रहती है, बट हमारी एक टाइम के बाद रुक जाती है, राइट? तो क्या हम नॉन लिविंग थिंग बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम स्टिल लिविंग है, बिकॉज अगर हमें चोट लगती है, इंजरीज आती है, तो न्यू सेल्स अगेन ग्रो कर जाती है, राइट? एक तो ये ग्रोथ वाला फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर अपने सेल्स को ग्रो करते जाते हैं, जैसे अमीबा है, वो डिवाइड होकर बस सेल्स ग्रो करते जाते हैं, दैट्स इट, वो उसका रिप्रोडक्शन। लेकिन और ग्रोथ भी है, वो सिंक है, मतलब ग्रोथ इज सिंक टू रिप्रोडक्शन, दोनों एक ही साथ चलता है उसमें। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर हमारे साथ क्या होता है, हम अपने जैसे सिमिलर, लेस मोर और लेस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे वॉर्म होगा, वॉर्म प्लेनेरिया आधा बीच से डिवाइड भी हो जाएगा, तो वो वापस से ग्रो कर जाएगा। जैसे लिजार्ड है, उसकी पूंछ कट जाती है कितनी बार, तो वापस से ग्रो हो जाती है। तो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। अगेन काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे बर्डिंग होती है हाइड्रा में। हाइड्रा आप देखें, हाइड्रा के ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, जो नीचे उसका जो स्टेम, जिससे फुट वाला पार्ट होता है, फुट वाले में एक छोटा सा बर्ड आएगा, देन वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसमें भी टेंटिकल्स आ जाएंगे, तो वो कट जाता है उससे बड़े वाले हाइड्रा से, देन इट गेट्स डिवाइडेड, क्रिएट्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर, है ना? तो ऐसा होता है रिप्रोडक्शन। और अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको रेस्पिरेशन में भी काम आएगा, एप्रिसिएशन में भी काम आएगा। मेटाबॉलिज्म समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? Basically sum of total of all the vital activities. Now what is vital? Vital का क्या मतलब? Vital का मतलब हुआ कि कोई भी रिएक्शन चल रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो प्रोडक्ट्स बन रहे, प्रोडक्ट्स टूट रहे, तो ये सारी डिफाइन करती है कि हाँ केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती जा रही है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है
एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐड, जब केमिकल रिएक्शन में ऐड होगा तो उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे, जब केमिकल रिएक्शन में कट होगा यानी कि ब्रेक डाउन होगा तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और कैटाबॉलिज्म जो वर्ड है वो एक्चुअली में आता है कैटास्ट्रॉफी से, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। अगर आपको आसानी हो, जो भी कटिंग बोल दो, ब्रेक डाउन बोल दो तो याद रख लेना, एना का ऐड याद रख लेना तो ईजी हो जाएगा, ईजी टू रिमेम्बर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वही, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल। जिसके पास भी सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सेल में भी एक पढ़ते हैं राइट, कि अगर सेल नहीं होगी तो वो जिंदा ही कैसे है ना, या तो वो एक सेल होगी या तो यूनिसेलुलर है तो मल्टीसेलुलर होगा। सेल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरा आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सारे एनिमल्स में होती है, सारे के सारे उनको पता है कि क्या हो रहा है, बट सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी हमें हमारे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करते आता है और हमें क्विकली रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, लाइक फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। किसको रिस्पॉन्स देते हैं? जो भी स्टिमुलाई होती है, फिजिकल हो गई, केमिकल हो गई या बायोलॉजिकल हो गई, कैसी भी स्टिमुलाई होगी उसको तुरंत हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं उनका सेल्फ कॉन्शियस खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तभी वो कोमा में रहते हैं। दे आर कॉन्शियस बट दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, जो इन विट्रो यानी कि जो अंदर होता है, जो अंदर जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी आउट, इन विट्रो जब होता है तो दैट इज अ लिविंग रिएक्शन। लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे उसको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, नहीं अभी तक पूछा तो नहीं गया बट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके ऊपर। दूसरी चीज, आउट विट्रो यानी जो टेस्ट ट्यूब में बच्चे हम पैदा करते हैं उस वो तो ना तो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है, उसको कुछ कंसीडर नहीं किया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका वायरस। वायरस नेचर में क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉल्ट फॉर्म में होता है। जब वो किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है तब वो लिविंग बनता है। तो इट इज़ कंट्रोवर्शियल, इट इज़ स्टिल कंट्रोवर्शियल, वायरस को हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग। जैसे कोरोना वायरस था, उसने क्या मचाई थी राइट, उसने डॉग्स को, कैट्स को हार्म नहीं किया। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो उसके होस्ट टिश्यू नहीं थे, वो उस टाइम पे रिएक्ट नहीं कर सकते। तो वायरस इज ऑल्सो कंट्रोवर्शियल एंड इवन उसके पास कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं होता, सिर्फ एक आरएनए होता है और सिर्फ प्रोटीन होता है, दैट्स इट। उसको उसके पास कोई सेल वॉल भी नहीं है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो वो ब्रेक करना आसान होता है एंटीबायोटिक से, बट वायरस के साथ तो कोई स्कोप ही नहीं है ना, तो उसको अभी लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में नहीं रखते। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सालों पहले ही ह्यूमन बीइंग्स को पता चला अच्छा बायोडाइवर्सिटी भी कोई चीज़ होती है। उसी से हम ग्रो हुए हैं, उसी से हम आए हैं। हमारा डीएनए, एनिमल्स का डीएनए मिलकर ही नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करता है और उनका जो गायब हो जाता है इंडेंजर स्पीशीज भी हमारे ही कारण ही होता है। सो कुछ साल पहले ह्यूमन बीइंग्स को ये रियलाइज हुआ एंड उन्होंने स्टार्ट किया कि कंजर्वेशन करें, इसलिए फिर वो जू बनना चालू हुए, एनिमल कंजर्वेशन चालू हुआ, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे फॉरेस्ट आ गए, उनको कंजर्वेशन किया। तो ये सारी चीज़ें ना पहले नहीं होती थी क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को पता नहीं था कि दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद डीएनए एंड उनका इक्वली, उनका रहना, उनका लिविंग रहना इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारा लिविंग रहना। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बाबा लोग बोलते भी हैं कि 84 लाख दुनिया हैं एंड ऑल दैट, उनके पास पुराना डेटा है, इट्स नॉट 84 लाख, इट्स एक्चुअली 1.7 to 1.8 बिलियन। ठीक है। यू कैन करेक्ट देम नाउ। अब यही इंटायर नंबर बताता है कि बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं और हम दे आर ऑल डिफरेंट बट वी आर ऑल कनेक्टेड इन अ वे। उसी चीज़ को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं और उसको जैसे क्लासीफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और नाम भी देना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। जब तुम जू में जाओगे या कहीं पे भी विजिट करोगे
कोई कंजर्वेशन एरिया होगा, वहाँ पे ना ऐसे बोर्ड में साइंटिफिक नेम लिखा रहता है, उस एनिमल का नाम भी लिखा रहता है, राइट। तो वो इसलिए लिखा रहता है ताकि हम उसको आइडेंटिफिकेशन, उसको हम पहचान पाए कि अच्छा ये है, ये है, उसको पहचानना ईजी हो जाएगा, ठीक है। और उसको डिवाइड करना, जैसे कि ये स्पीशीज़ में आता है या ये इसमें आता है, क्लास में आता है या किंगडम में आता है, ये प्लांट है या एनिमल है या फंगाई है या वायरस है, इसको डिवाइड करना ईजी हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो सिस्टमैटिक्स यानी कि सिस्टम से डिवाइड करना, सिस्टम से। जैसे मैंगो को मैंने लिया, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे मैंगो ले लूँ क्योंकि ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आगे भी पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने मैंगो को लिया, तो मैं उसको दो चीज़ में करूँगी, सिस्टम से नाम दूंगी, एक तो साइंटिफिक नेम दे दूंगी और एक स्पेसिफिक एपिथेट दे दूंगी, ये इस स्पीशीज का है या ये यहाँ पे बिलोंग करता है या ये इसकी कैटेगरी। क्योंकि मैंगो में भी बहुत सारे मैंगो आते हैं, जैसे आता है लंगड़ा आम आता है या बादामी आम आता है या हापुस आम आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, राइट। हमें नाम देंगे तभी तो मैं दूसरे को बता पाऊंगी ना मुझे ये वाला मैंगो चाहिए या मुझे ये वाला मैंगो चाहिए। तो एक तो जेनेरिक नेम हो गया, ये तो मैंगो है आम, और फिर है वो हापुस, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो मैग्नीफेरा इंडिका, अब मैंने यहाँ पे लिन लिखा हुआ है, लिन इज लिनियस, कार्लस लिनियस, इसी ने ये सिस्टम बनाया था, और जो भी इनको नाम देता है उसका पीछे नाम लग जाता है, ठीक है। अब उनको बस क्लासिफाई कर देंगे कि स्पीशीज है या क्या, वो चीज़ क्लासिफाई कर देंगे कहाँ बिलोंग करता है, वो भी तो ज़रूरी है ना कि अच्छा इसको यहाँ रखना है या इसको क्लास में रखना है, इसको किंगडम में रखना है, वो टेक्सोनॉमी में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं। एंड एक और चीज़ है नियो सिस्टमैटिक्स, इसको समझ लेना, जसलिन हक्सले ने 1940 ये नाम दिया था। इसका मतलब होता है कि जो इंटर रिलेशनशिप है ना, वो दिखाता है कि एनिमल्स के आपस में क्या चेंजेस है, क्या डाइवर्स क्या हो रहा है, मतलब उस चीज़ को भी नियो सिस्टमैटिक्स लगता है कि इंटरचेंज। जैसे कुकुम्बर और वाटरमेलन, watermelon is sweet and cucumber is not. If you put sugar in cucumber, it will just taste like watermelon because वो same species में belong करते हैं. But हमें देख के ऐसे बता नहीं सकते कि वो same species में belong करते हैं. But they are very similar. तो ये सब हम नियो सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। तो ओके, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। Until then, all the best बच्चों, अच्छे से पढ़ें एंड मैगी चाउमीन कम खाएं ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे